सोइल लेक्चर नंबर 1, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट वेटी टॉपिक। आपके किसी भी, आप अगर जेके एस एस बी जेई की बात कर रहे हैं तो सोइल जो है एक तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों भाई? सोइल मैकेनिक्स क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, बट जब तक आप सोइल को समझेंगे नहीं, सोइल को पढ़ेंगे नहीं, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं। सो वन ऑफ द मोस्ट 3 स्टार टॉपिक, सोइल मैकेनिक्स, राइट। अभी बच्चे आ नहीं रहे हैं, अभी बच्चों का वेट करते हैं थोड़ा सा 5 मिनट, देन आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ तब तक, टिल देन। ओके, तो सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 1। और सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिलेबस क्या है हमारा, जो हमें डिस्कस करना है। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो बैच है वो स्पेसिफिकली जेके एस एस बी जेई के कोरस्पोंडिंग है। तो मैं भी उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के कोरस्पोंडिंगली आपको चीजें पढ़ाऊंगा। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर जेके एस एस बी। तो मेरा यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्पज नहीं रहेगा कि सर जे जो हमारे जेके एस एस बी जे में क्वेश्चन आए हैं, वो तो सोल्व हो रहे हैं, बट उसके अलावा किसी और एग्जाम में आए तो वो सोल्व नहीं हो रहे हैं। तो मैं वो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा बैच है पर स्पेसिफिकली जेके एस एस बी जे के लिए है। तो मैं आपको पहले ही चीज क्लियर कर देता हूँ। हाँ, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, चाहे आप किसी भी जे की बात करते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो हम डाउट भी डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर। ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस बताने से पहले, आ, ये जो क्वेश्चन है हम सोल्व करेंगे, वो मैं इस वाली बुक से आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा सारे के सारे। और ये जो बुक है पीडीएफ आपको दिख जाएगी, पीडीएफ आपके सामने है। योर पीडिया, ये हमारी बुक है जो हमने बनाई हुई है जेके एसएसबी के लिए, आपको ऑफलाइन सेंटर पे मिल भी जाएगी। तो मैं इस पीडीएफ से आपको क्वेश्चंस वगैरह सोल्व कराऊंगा, सारी अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आपको हार्ड बुक चाहिए तो आपको ऑफलाइन जो है आपके जम्मू के अंदर सेंटर बने हुए हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो मैं क्वेश्चन तो सारे यहाँ से सोल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन देना होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं लिख दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको यहीं से बता दूंगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स में इसको उतारिएगा और इसका सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, चलो। सो एक और बात जो मेरे को बतानी है भाई आपको, नोट्स जो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, तो मैं बिल्कुल ही जो नोट्स बनवाऊंगा एक कंसोलिडेटेड वे में बनाने वाला हूँ। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि आप टर्न बाय टर्न पेज ओपन करते जाएंगे और आपका एक पूरा का पूरा एक 100-200 पेज या 150 पेज की बुक सोइल बन गई है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो आपको सोइल करवाऊंगा तो वो एक तरीके से एक शॉर्ट नोट्स टाइप भी बनेंगे आपके। तो सारी चीजें हम कवर करेंगे उसके अंदर, नो, सारी चीजें हम कवर करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ आएंगे। बट जो मैं यहाँ पे नोट्स आपके बनवाऊंगा तो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स टाइप ही बनेंगे हमारे। ठीक है, तो बिल्कुल कंसोलिडेटेड वे में चीजों को सीखेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है, डाउट्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, डाउट्स की अगर हम बात करेंगे, आपका जो भी डाउट्स होगा, ठीक है, पहले टॉपिक खत्म हो जाने दीजिएगा। टॉपिक जब खत्म होगा, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, तब आप डाउट पूछिएगा। उससे पहले आप डिस्टर्ब ना करना डाउट के लिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमें जब तक पूरा टॉपिक ना समझ आए तो हम डाउट्स आएंगे, और वो टॉपिक अगर पूरा नहीं समझ आएगा तो डाउट्स आएंगे, तो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। जैसे आपका पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो आपके मन में डाउट आ रहे होंगे वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ठीक है, बातें हो गई हैं सारी चीजें, नोट्स वगैरह ये सब हो चुके हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं जो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सॉइल के बारे में थोड़ा समझेंगे कि भाई सॉइल होता क्या है, इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है हमारे पास है, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो इसको आप चैप्टर 1 भी एक तरीके से जो है बोल सकते हैं, राइट, चैप्टर 1। उसके बाद जो हमारा बच्चे चैप्टर 2 रहेगा, इसमें हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉइल, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, राइट। आफ्टर दैट वी हैव अ चैप्टर नंबर 3 फ्रेंड्स। अच्छा, अगर इसमें आपको छोटा बड़ा लिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा हो सर इसको थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा या छोटा करके लिखिएगा, वो भी मेरे को बता देना साथ में। ठीक है, ये चीज तो हम अभी से फॉन्ट का जो साइज है उसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को इशू आता है कि सर
ब्लैक बोर्ड नहीं रखना है, व्हाइट बोर्ड रखना है, या सर इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेगा, जो भी तुम्हारा इशू है वो मेरे को बता देना, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो फ्रेंड्स रहेगा हमारा, चैप्टर नंबर 3 जो रहेगा दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। चैप्टर नंबर 4 जो हम डिस्कस करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, परमेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, उसके बाद फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 के बाद वी हैव चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम परमेबिलिटी, सीपेज, इसके बारे में स्टडी करेंगे, वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 5 दैट विल बी परमेबिलिटी एंड सीपेज, permeability and seepage friends, permeability and seepage. Now then we do chapter number 6, और चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन दैट विल बी कॉम्पैक्शन, ये वाला जो टॉपिक रहेगा वो कॉम्पैक्शन रहेगा। ओके, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। तो चैप्टर नंबर 6 कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल, कॉम्पैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 जो रहेगा हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 8 स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, कॉम्पैक्शन हो गया है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे शियर स्ट्रेंथ के बारे में, शियर स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। एंड आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर रिटेनिंग अर्थ प्रेशर थ्योरीज, रिटेनिंग वॉल यही होती है, अर्थ प्रेशर थ्योरीज ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, ये थ्योरी लिख लो। चैप्टर 10 जो रहेगा हमारा दैट विल बी रिलेटेड टू स्लोप स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स दैट विल बी योर चैप्टर नंबर 10 फ्रेंड्स। तो यहां तक जो है आपका एक तरीके से सोइल का टॉपिक रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स तक, राइट। आफ्टर दैट फाउंडेशन विल स्टार्ट, और फाउंडेशन को हम स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन में शैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, सोइल एक्सप्लोरेशन, ये 3 टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। नाउ आफ्टर दैट फाउंडेशन वी हैव फाउंडेशन, फाउंडेशन टॉपिक्स जो रहेंगे हमारे पास, फाउंडेशन टॉपिक्स दैट चैप्टर 11 यू कैन से लाइक चैप्टर नंबर 11, दिस इज द शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, ये आपका रहेगा फ्रेंड्स शैलो फाउंडेशन। चैप्टर नंबर 12 जो रहेगा आपका पाइल फाउंडेशन, या यू कैन से डीप फाउंडेशन, डीप, डीप के अंदर मोस्टली पाइल इंपॉर्टेंट रहता है, तो डीप फाउंडेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर पाइल्स के बारे में। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 13 सोइल एक्सप्लोरेशन, इसके अंदर हम मिसलेनियस टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे, सोइल स्टेबलाइजेशन के बारे में भी इसमें कवर कर लेंगे, सोइल एक्सप्लोरेशन, सोइल एक्सप्लोरेशन टॉपिक जो रहेगा, और इसी में एंड स्टेबलाइजेशन, इसी में हम लोग कवर कर लेंगे स्टेबलाइजेशन को भी, सोइल एक्सप्लोरेशन एंड स्टेबलाइजेशन फ्रेंड्स, सोइल एक्सप्लोरेशन एंड स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, राइट फ्रेंड्स। सो ये हमारे पास चैप्टर्स हैं। सोइल के चैप्टर देख के पहली बात तो डरना नहीं है सर इतना ज्यादा हो गया, नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैंने आपको पहले बताया भी हमारा जो टारगेट है JKSSB जेई है फ्रेंड्स, इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, सब में से पढ़ना है, लेकिन कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। पढ़ना सब में से है, लेकिन कितना किस में से पढ़ना है दैट आई विल टेल यू। हाँ, एक टॉपिक रह गया फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन, वो हम लिख लेते हैं शेयर स्ट्रेंथ से पहले, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसे में लिख लेते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द सोइल, कंसोलिडेशन वाला टॉपिक रह गया, इसको लिख लेते हैं। चैप्टर 7 ए बना दो इसको, चैप्टर 7 बी बना दो इसको,
कंसोलिडेशन, या इससे में सिक्स्थ में बना लो, सिक्स्थ में बना लीजिएगा, सिक्स्थ में चैप्टर 6A, चैप्टर 6A, इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और चैप्टर नंबर 6B, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ सोइल। राइट, तो ये हमारे पास चैप्टर्स रहेंगे, 14 चैप्टर हो गए, तो 13 चैप्टर में मैंने कवर कर दिया 6A 6B बोलकर। नाउ यस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ मैं इसमें से इम्पोर्टेंस अगर बताऊं भाई आपको लोगों को कि कौन सा सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस थोड़ी ज्यादा रहेगी, वैसे तो सबकी इम्पोर्टेंस है, फिर भी अगर हम इसमें से भी कवर करें तो ये जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल रहेगा फ्रेंड्स, ये आपका 3 स्टार टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में, आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछे गए हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस से आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, परमेबिलिटी सीपीए से पूछ रहा है आपके एग्जाम में, कंसोलिडेशन से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। राइट, नंबर ऑफ, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है बाकी सब नहीं करने, बाकी सब भी करने हैं, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ बाकी सब में से भी पूछे जा रहे हैं, नो डाउट, तो 2 स्टार टॉपिक बन रहा है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 2 स्टार टॉपिक बनता है। शैलो फाउंडेशन से क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और ये वाला। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि बाकी सब नहीं करने हैं, बाकी सब भी करने हैं, सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन हमें तो टॉपिक्स को ही सारे टॉपिक को ही इंपॉर्टेंस बना के चलें। वर्टिकल स्ट्रेस हो गया है, धीरज कुमार, ये लिखा हुआ चैप्टर नंबर 7, stress distribution in the soil. This is the vertical stress. Boussinesq theory, Westergaard theory. We will discuss. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सोल, ये होता है आपका वर्टिकल स्ट्रेस, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 थ्योरीज होती है हमारे पास, बोसिनेस्क थ्योरीज और वेस्टरगार्ड थ्योरीज। कौन सी थ्योरीज कहाँ कौन सी सोइल में लगेगी, स्ट्रेटिफाइड सोइल, अनस्ट्रेटिफाइड सोइल, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, ये सब हो चुका है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ सोइल। तो आप हेडिंग, बाकी बच्चे नए हैं तो मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो नए बच्चे आए हैं, थ्योरीज यहाँ डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को स्टडी करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखवाऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन होंगे मैं इस बुक में से आपको दूंगा। तो ये बुक मैं ओपन कर दूंगा पीडीएफ इसकी, यहाँ पर मैं आपको बोल दूंगा कि भाई ये वाली आपके पास क्वेश्चन नंबर है, इसको नोट कर लो अपने नोट्स में और इसका आंसर दो, ऐसे ऐसे हम डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है ये हमारी खुद की पब्लिश बुक है, ये जेके एसएसबी के लिए पर्टिकुलरली बनाई हुई है, जेके पीएससी के लिए भी बनाई है हमने, जेके एसएसबी के लिए बनाई है, तो जो बच्चे नए हैं बस उनके लिए बात बताई थी ये। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक आप लिखिएगा, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सोइल। टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ सोइल। डिस्कस करते हैं सोइल के बारे में, क्या होता है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ सोइल। राइट, सबसे पहले क्वेश्चन आता है माइंड में, सर ये सोइल क्या है, व्हाट इज सोइल। सोइल सर, आप जो ये वर्ड बोल रहे हैं बार बार, सोइल सोइल, व्हाट इज दिस, ये सोइल होता क्या है। राइट, और सर इससे पहले भी अगर हम बेसिक बात करें सर, सोइल भी छोड़ो, अगर सर हम इससे पहले, हमारा जो सब्जेक्ट है सर वो तो सोइल मैकेनिक्स है सर। मैंने कहा ठीक है सर, ये सोइल मैकेनिक्स क्या होता है, चलो सोइल तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन सोइल मैकेनिक्स क्या होता है पहले इसके बारे में भी थोड़ा समझाओ सर। ठीक है, समझ लेते हैं। तो बच्चे होता क्या है कि सोइल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, मैकेनिक्स आप बोलते हैं किसको है, ये साइंस की वो ब्रांच होती है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं, उस लोड की वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, या वो इंटरनल चेंज हो या वो एक्सटर्नल चेंज हो। तो बॉडी पे लोड की वजह से जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को समझ रहे हैं आप लोग, उसको एनालाइज कर रहे हैं, इसी को तो मैकेनिक्स बोलते हैं। तो बॉडी के ऊपर जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया, उस लोड की वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आया है, उस चेंज की स्टडी आप कर रहे हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है सर, तो अगर सर ये बात आप बोल रहे हैं कि बॉडी पे लोड लगाएंगे, लोड की वजह से चेंज आएगा, चेंज इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर सर हम ये वर्ड लिखते हैं सर सॉलिड मैकेनिक्स, तो सर क्या इस बात का ये मतलब होगा कि हमारे पास जो बॉडी है वो सर सॉलिड है, और हम उस सॉलिड बॉडी पे लोड लगा रहे हैं, उस लोड लगाने की वजह से उस सॉलिड बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यही मतलब होगा। तो सर अगर ऐसी बात है, तो अगर सर हमारे पास बॉडी लिक्विड होती है या हमारे पास बॉडी गैस होती है, तो क्या सर हम उसके लिए लिक्विड मैकेनिक्स बोलेंगे या हम उसके लिए गैस मैकेनिक्स बोलेंगे। मैंने कहा नहीं, तो क्या बोलेंगे सर, क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड और गैस ये क्या होती है, फ्लूइड होती है। लिक्विड और गैस क्या होती है, फ्लूइड। तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। तो हम इसको स्टडी किस में कर लेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है सर, बात ये भी थोड़ी हजम हुई है, हमें समझ आई है सर। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी सर सॉलिड है, तो हम उसको सॉलिड मैकेनिक्स में स्टडी कर रहे हैं। अगर सर बॉडी
फ्लूइड है यानी लिक्विड और गैस है तो उसको हम स्टडी करेंगे सर फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है सर। लेकिन सर सॉइल मैकेनिक्स ये कोई अलग से बॉडी है क्या? क्योंकि आप सॉइल मैकेनिक्स को हम सॉलिड मैकेनिक्स में भी नहीं पढ़ते, सॉइल मैकेनिक्स को फ्लूइड में भी नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब सर सॉइल, इसका मतलब जो अलग से सब्जेक्ट बनाया गया है सॉइल मैकेनिक्स, इसका मतलब साफ साफ है कि सॉइल ना तो पूरी तरह से सॉलिड होता है, सॉइल ना पूरी तरह से फ्लूइड होता है। पहली बात क्लियर होनी चाहिए। जो सोइल वर्ड है, जो सोइल है, ना तो पूरी तरह से सॉलिड होगा, अगर ये सॉलिड होता इसको स्टडी कर लेते सॉलिड मैकेनिक्स में, ना ये पूरी तरह से फ्लूइड है, अगर ये फ्लूइड होता तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते। तो सोइल ना तो पूरी तरह से सॉलिड होता है ना ही पूरी तरह से फ्लूइड, तो क्या होता है सर? तो ये बच्चे पार्शियली सॉलिड होता है, पार्शियली फ्लूइड होता है। सोइल पोजेस सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सोइल पोजेस सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो दोनों की प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलेगी। सम अब हम पढ़ेंगे, फिनोमिना भी बताऊंगा आपको कि कहां पर, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो मैं आगे चलकर बताऊंगा चीजें। तो सोइल आपका फ्लूइड की तरह भी काम करता है बच्चे, सोइल आपका सॉलिड की तरह भी काम करता है, तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सोइल मैकेनिक्स, अब आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा सर सोइल मैकेनिक्स का मतलब क्या है, कि हमारी जो बॉडी है वो सोइल है, और इस सोइल के ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे, और लोड अप्लाई करने की वजह से सोइल में क्या चेंज आ रहा है उसके बिहेवियर को हम समझेंगे। ये हमारा सोइल मैकेनिक्स का टॉपिक रहेगा, और इसको हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास जितने भी सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चे, स्लैब है, स्लैब का लोड ट्रांसफर होता है बीम पे, बीम से लोड ट्रांसफर होता है बच्चे कॉलम में, कॉलम से लोड ट्रांसफर होता है आपका नीचे जो पेडेस्टल अगर आपने लगाया है, उसके बाद फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद अल्टीमेटली जो लोड बच्चे ट्रांसफर हो रहा है वो तो सोइल में हो रहा है ना। तो दैट मीन्स वी आर सेइंग कि मैक्स जो अल्टीमेटली लोड जो कैरी कर रहा है, बियर कर रहा है, वो तो सोइल कर रहा है। तो अगर आपकी सोइल की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि उस लोड को कैरी कर सके, तो आपकी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी। आज आपने स्ट्रक्चर बना दिया है, आज आपकी सोइल उस लोड को कैरी कर रही है, बट मान लो 10 साल के बाद कुछ ऐसी चेंजेस आ गई सोइल के अंदर कि अब वो सोइल उस स्ट्रक्चर को, उस लोड को कैरी नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में फेलियर आ रहा है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि सोइल में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। अगर बारिश ज्यादा आ गई, बारिश ज्यादा आने की वजह से सोइल में चेंज आ गया है, सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई है, कोई अर्थक्वेक आ गया है, सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ गया है। तो बेसिकली सोइल में चेंज आ किस वजह से रहा है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी पूरी सोइल मैकेनिक्स में। दैट मींस इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोइल को स्टडी करने वाले हैं। तो सोइल मैकेनिक्स का मतलब क्या रहेगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम करेंगे क्या, हम लोड अप्लाई करेंगे सोइल पे और सोइल के बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द सोइल मैकेनिक्स। बात समझ आ गई है? इतनी सी बात है मेरी, ठीक है। मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें करूंगा और छोटी छोटी बातों को ही हम समझेंगे, बड़ी बातें नहीं करनी हमने। नाउ फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फ्रेंड्स अपने नोट्स के अंदर। ओके, एक पॉइंट मैं और बता देता हूं आपको, ये तो लिख ही लेंगे, चलो पहले इसी को लिखते हैं फिर मैं आगे बताऊंगा आगे की कहानी, पहले लिख लेते हैं फ्रेंड्स। लिखो, यहां से आपका, यहां से आपकी कहानी स्टार्ट हो रही है, तो साफ साफ नोट्स बनाइएगा आपने, ठीक है, अपने नोट्स अच्छे से बनाना, और मुझे हर क्लास की जो है पीडीएफ सेंड करते रहना नोट्स की, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, और मुझे क्लास के बाद अपनी पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप के अंदर, ठीक है बच्चे, अलग अलग पेन यूज करना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चे सोइल मैकेनिक्स में, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, it is the branch of science that deals with, that deals with, it is the branch of science that deals with, it is the branch of science that deals with properties of soil, properties of soil, that deals with properties of soil, and also that deals with properties of soil, and also with behavior of soil, and also study behavior of soil. It is a branch of science that deals with properties of soil, and also study of behavior 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 of soil. मैं repeat कर दे रहा हूँ friends. It is the branch of science that deals with study of properties of soil, and also study of behavior of soil mass, soil mass, soil mass, when it is sub कॉमा डाल के लिखेंगे, when it is subjected to, when it is subjected to, when it is subjected to, when it is subjected to different type of loadings, when it is subjected to different types of loadings, when it is subjected to different type of loading, when it is subjected to different types of loading, when it is subjected to different types of loading.
इनायत, नो इशू फ्रेंड्स। इनायत कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। इससे पहले मैंने बेसिक डिस्कशन किया है, सिर्फ सिलेबस लिखा है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं किया है। यहाँ पर हमने नोट्स में, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है। मैंने जो अभी बस स्टार्टिंग में यही चीज लिखवाई है इनायत, तो कुछ छूटा नहीं है आपका, कुछ भी नहीं छूटा है आपका। तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सोइल 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 मैकेनिक्स की मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ बस आपको, कि सोइल मैकेनिक्स बोलते किसको, इनायत। ठीक है, बाकी कल से जो है क्लास 5 बजे ही रहेगी आपकी, 5 to 6:30। और मैसेज थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है फ्रेंड, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन मैंने टाइम से पहले ही किया था मैसेज, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार ये चीजें, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नाउ सोइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें सर, ठीक है सर, जैसे अभी आपने बताया कि सर हमारी सोइल पे जब लोडिंग आएगी, हम अलग अलग टाइप की लोडिंग या बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, फ्लाई ओवर है, हाईवे हाईवे आपका, या अलग बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपने बनाई है, तो सबका लोड अल्टीमेटली सोइल पे जा रहा है सर। और आप ये देखते हैं सर, सोइल पे लोड आने के बाद सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज भी आ रहा है सर, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स में भी चेंज देखने को मिलेगा। वो क्या मिलेगा हम सब डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब सर, इसको समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज हमारे पास आई होंगी। जब थ्योरीज हमारे पास आई होंगी, उन थ्योरीज को हम समझ रहेंगे। थ्योरीज को समझने के बाद ही तो हम किसी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और आपको उस चीज को समझना है, तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज आपके पास हैं। उन थ्योरीज की आप हेल्प लेते हैं बच्चे, उन थ्योरीज की आप हेल्प लेते हैं कि ये थ्योरीज बनाई गई है, इस थ्योरी से आप आगे डिजाइनिंग करते हैं। तो ये थ्योरीज ही हैं जो आपकी हेल्प करती है डिजाइनिंग के अंदर। राइट, अब थ्योरीज है तो कुछ एजम्पशंस भी होंगी। जब थ्योरीज है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एजम्पशंस भी होंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ ना कुछ एजम्पशंस भी होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एजम्पशंस क्यों ली जाती है। मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर कि एजम्पशंस क्यों ली जाती है, इसका रीजन क्या था एजम्पशन लेने का, मैं ये चीज भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी बताने का फायदा नहीं है, अभी समझ भी नहीं पाएंगे हम। तो अलग अलग थ्योरीज हमारे पास आती हैं जिस जो हमारी डिजाइनिंग में हेल्प करती है फ्रेंड्स। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं सोइल मैकेनिक्स के अंदर, वो मानते हैं डॉक्टर कार्ल तरजागी को। इसीलिए डॉक्टर कार्ल तरजागी को हम फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स से सम्मानित करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स, देन आप जो आंसर देंगे वो देंगे डॉक्टर कार्ल तरजागी, राइट। तो इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, और भी अलग अलग हमारे पास साइंटिस्ट हैं और भी इंजीनियर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सोइल में है। बट सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इनका है, इनकी थ्योरीज को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है। तो इनको हम सम्मानित करते हैं फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स से, डॉक्टर कार्ल तरजागी, डॉक्टर कार्ल तरजागी। तो आप नीचे लिखेगा एक पॉइंट डाल के, फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स नीचे लिखेंगे एक लाइन में, ये स्टार करके, फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स, और इसके नीचे आप लिख देंगे इसका आंसर डॉक्टर कार्ल तरजागी। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स इनका है, डॉक्टर कार्ल तरजागी का। ठीक है, राइट। ठीक है सर, सोइल मैकेनिक्स समझ आ गया सर। डॉक्टर कार्ल तरजागी के बारे में आपने बता दिया कि इनकी थ्योरी सबसे ज्यादा है जो एक्सेप्ट की गई है। अब सर आगे बताओ, जो हमारा मेन टॉपिक सर सोइल, ये बताओ सर ये क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर। कोई बोलता है मिट्टी है सर, इरिगेशन वाले जो बोलते हैं कि सोइल मिट्टी, जो हमारे उस उस सोइल के अंदर न्यूट्रिशंस होने चाहिए जिससे कि प्लांट्स ग्रो कर पाए। जियोलॉजिस्ट सोइल को, क्रस्ट मेंटल को अलग अलग तरीके से देखते हैं। सर हम जो इंजीनियर्स हैं, सोइल को किस तरीके से देखते हैं, सोइल है क्या, राइट। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेक्निकल वे में भी बताऊंगा कि फ्रेंड्स टेक्निकल वे में हम सोइल को कैसे समझते हैं। ठीक है, टेक्निकल वे में भी हम समझेंगे सोइल को, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जियोलॉजिकल स्टेप्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको सोइल नेचर में देखने को मिलती है। अब सुनना आराम से, लिखना नहीं है अभी बच्चे, सुनना है, लिखना नहीं है। प्लीज लिखिएगा मत, सुनिएगा आराम से आप। एक और चीज मैं बता देता हूँ, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें आप बस फोकस करके सुन लीजिएगा आराम से। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि आप क्लास में नोट्स मेरे को सेंड कर दीजिएगा, नहीं तो मैं ये वाली जो पीडीएफ है इसको भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप ये वाली पीडीएफ से भी देख सकते हैं। आप बस बैठ के सुनते जाइएगा, अगर आप सुन भी लोगे ना, तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ सुन लेना आराम से, मैं बोल के आ रहा हूँ ना। ये जो सोइल हम बोल तो रहे हैं, हमें सोइल पता भी है। अगर मैं आपको बोलूं कि जाके सोइल लेकर आओ, आप सब सोइल लेकर भी आ जाओगे। आप सबको पता है कि सोइल है क्या, लेकिन डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ये सोइल मिल कैसे रही है, तो डिफाइन कैसे करेंगे वो आपको टेक्निकल वे में बाद में बताने वाला हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मिलती कैसे नेचर के अंदर सोइल। तो कौन कौन से स्टेप्स, जियोलॉजिकल स्टेप्स नेचर में इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से हमें सोइल मिल रही है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लिखना नहीं है बच्चे, सुनना है। जियोलॉजिकल स्टेप्स
जियोलॉजिकल स्टेप्स, जियोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व, जियोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल, इन फॉर्मेशन ऑफ सोइल। What are the geological steps involved in formation of soil? सोइल की फॉर्मेशन में बच्चे कौन कौन से जियोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो नेचर में एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है, और ये जो प्रोसेस है बच्चे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस देखने को मिलता है। वो क्या है? वो ये है कि नेचर में हमें रॉक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है सर, रॉक्स हमें पता है सर, नाम ले लीजिएगा रॉक्स का, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब पता है ना सर? हाँ पता है सर। ओशंस वगैरह के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। लाइक मान लो इग्नियस रॉक आपके पास है, तो ये सर आपके पास, हमारे पास रॉक है, नेचर में मिलती है सर ये रॉक, तो यस बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास बच्चे रॉक्स हैं, ठीक है। फिर सर इसका क्या, ये जो रॉक्स होती हैं बच्चे, ये जो हमारे पास रॉक्स होती हैं, दैट वी हैव अ रॉक्स, इन रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है, क्योंकि पार्टिकल्स से तो बन रही है रॉक्स, ये जो पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं, ये पार्टिकल अपनी पेरेंट पोजीशन पे रुकते नहीं है। कई बार क्या होते हैं, ये पार्टिकल किसी दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो आपके रॉक्स वगैरह हैं, ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, रॉक्स के पार्टिकल जो हैं, ये अपनी पोजीशन पे स्टे नहीं करेंगे ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे आएंगे जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। इन पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन पार्टिकल्स का फ्रेंड्स हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा सर, कैसे सर? एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं सर जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होगा? तो फ्रेंड्स एक्सटर्नल फैक्टर में अगर मैं नाम दूं आपको, अगर मैं आपको नाम दूं विंड का, तो क्या आपका माइंड इस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहा है कि सर हाँ, ये जो विंड है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच पार्टिकल्स? यस और नो? बिल्कुल सही है सर, कि हवा की वजह से कुछ पार्टिकल्स जो है रोक के अपनी पेरेंट पोजीशन को छोड़कर सर किसी दूसरी लोकेशन पर आ जाएंगे हवा की वजह से। सर वेस्ट इंडिया के अंदर जब आप देखते हैं सर, तो जब डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं सर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हवा की वजह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं। तो दैट मीन्स विंड इज द फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी पेरेंट पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ओनली, अब क्या सिर्फ विंड ही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, मैंने तो एक ही फैक्टर है, और भी तो फैक्टर हैं। जैसे एग्जांपल सर, विंड के बाद आप ले लीजिएगा वाटर, रनिंग वाटर, बेसिकली रनिंग वाटर, अगर पानी फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज रिवर, तो फ्रेंड्स जब पानी फ्लो कर रहा है, रिवर जब फ्लो कर रही है, तो ये भी तो अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को लेकर आ रही है। ये भी तो इन रॉक्स की क्या कर रही है, इरोजन हो, रॉक्स की वेदरिंग कर रही है, या रॉक्स को इरोड कर रही है, रॉक्स का इरोजन देखने को मिल रहा है। तो विंड हो गया है आपके पास, रनिंग वाटर हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब टेम्परेचर की वजह से भी चेंज देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर की वजह से भी यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम होना, टेम्परेचर ज्यादा होना, राइट, टेम्परेचर की वजह से भी आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कुछ केमिकल चेंजेस भी आ सकते हैं फ्रेंड्स, लाइक कार्बोनेशन, कार्बोनेशन कुछ केमिकल चेंजेस आ गया है, या हाइड्रेशन होना। तो वट एवर द केस, तो यहाँ पर कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ केमिकल फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली दो एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देयर आर टू फैक्टर्स, उनको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल फैक्टर, एक तो होते हैं बच्चे फिजिकल फैक्टर, एक होते हैं हमारे पास केमिकल फैक्टर। ये दो फैक्टर हैं फ्रेंड्स जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि सर ये जो पार्टिकल्स हैं, किसके, अपनी पेरेंट रोक के अपनी पेरेंट पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। ठीक है सर, ये चीज तो हमें समझ आ रही है। तो सर उसका क्या फिर, अगर ये दूसरी जगह पे बच्चे ट्रांसपोर्ट कर गए, तो आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि अगर यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे, यहां से पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो गए किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो यहां पर आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा। कॉन्टिन्यूसली ये पार्टिकल एक जगह पे डिपोजिट होते जाएंगे, कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल एक जगह पे डिपोजिट होते जाएंगे। जैसे एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चे, अगर रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर के अंदर जो बड़े पार्टिकल है वो एक जगह डिपोजिट होंगे, उसके आगे जब जाएंगे तो छोटे पार्टिकल डिपोजिट होंगे, फिर रिवर आगे की तरफ जाएगी और छोटे पार्टिकल डिपोजिट होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रिवर आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो बड़े पार्टिकल पहले सेटल हो रहे थे, अब छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, तो कॉन्टिन्यूसली इन पार्टिकल्स का क्या होता जाएगा, डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो अपनी पेरेंट रॉक थी, ये जो बच्चे अपनी पेरेंट रॉक थी, इन पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, इन पार्टिकल्स का सर क्या हो रहा है, इरोजन, इन पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, इरोजन।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बोलूं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, अभी आपने लिखना नहीं है, सुनना है बस आपने। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं तो देखिएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चे वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, कि आपको जो रॉक्स है उनकी वेदरिंग देखने को मिलती है। तो रॉक्स की वेदरिंग, वेदरिंग बोल दीजिएगा फ्रेंड्स, या सर हम इसके लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन, टूटना, या सर हम इसको बोल सकते हैं इरोजन। बिल्कुल सही बात है, इरोजन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, तो जब पार्टिकल्स ब्रेक होंगे, ये जो पार्टिकल्स है ब्रेक हो जाएंगे, वेदरिंग हो रही है, बेसिकली टूट रहे हैं पार्टिकल, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी पेरेंट रॉक को छोड़कर आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इन पार्टिकल्स जो अपनी पेरेंट रॉक को छोड़कर आगे की तरफ जा रहे हैं, तो डिसइंटीग्रेशन हुआ रॉक्स का, या वेदरिंग हुई रॉक्स की, इरोजन हुई, जिसके बाद ये पार्टिकल अपनी पेरेंट रॉक को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे चले गए, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ है इन पार्टिकल्स का, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ है इन पार्टिकल्स का। और जब इन पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जब इन पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, क्या एक ही बार ही होके खत्म हो गया? नहीं, कॉन्टिन्यूसली इन पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली यहां पर पार्टिकल सेटल होते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली यहां पर डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? डिपोजिशन, कि यहां पर कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल डिपोजिट होते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल डिपोजिट होते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली पार्टिकल डिपोजिट होते जा रहे हैं, तो यहां पर दोबारा से एक अपहीवल बनना शुरू हो जाता है, एक उठा हुआ सोइल मास यू कैन से, एक अपहीवल टाइप का कुछ बनना शुरू हो जाता है। तो एक अपहीवल आपको देखने को मिलता है, अपहीवल हम बोल रहे हैं इसको, अपहीवल आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अपहीवल बन गया है, यहाँ पर जब एक अपहीवल बन गया है, तो दोबारा से अब यहाँ पर जो पार्टिकल डिपोजिट हुए हैं, इन पार्टिकल्स का फिर से ट्रांसपोर्टेशन होगा किसी दूसरी जगह पे, या उसी जगह पे भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, दोबारा से डिपोजिशन होगा किसी दूसरी जगह पे। तो दोबारा से इसका मतलब आपको क्या मिल गई है? एक रॉक मिल गई है, यू कैन से लाइक दैट। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है बच्चे नेचर में कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलता है, ये जो प्रोसेस है नेचर में कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलता है, ये जो प्रोसेस है नेचर में कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलता है। और ये जो साइकिल है, ये साइकिल है, जिसके ये जो साइकिल है इसी को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। इस साइकिल को ही क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल साइकिल, यू कैन से जियोलॉजिकल स्टेप्स, द जियोलॉजिकल स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। तो आप बोलेंगे सर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप सर रॉक्स की वेदरिंग होगी, समझ आ गया, एकदम से पक्का समझ आ गया है। उसके बाद सर ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये चीज भी समझ आ गई है सर। उसके बाद डिपोजिशन होगा, ये भी हम समझ चुके हैं। और सर उसके बाद अपीवल टाइप का कुछ बनेगा, सोइल मास रेज, सोइल मास अपीवल टाइप का कुछ बनेगा सर, ये भी चीज हमें क्लियर हो गई है। तो इसका मतलब ये जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको टेक्निकली एक नाम दिया गया फ्रेंड्स, और ये टेक्निकल नेम पूछ लेता है आपके एग्जाम के अंदर। ये जो टेक्निकल नेम है, इसको जो दिया गया है कि जियोलॉजिकल साइकिल या जियोलॉजिकल प्रोसेस का नाम बताइएगा, जिसके पीछे जिस जो रीजन बनता है सोइल के फॉर्मेशन का, इसको हम बहुत प्यारा सा नाम बताते हैं, और ये नाम है बच्चे पीडोजेनेसिस प्रोसेस, पीडोजेनेसिस प्रोसेस। तो ये आपसे पूछ लेता है कि टेल व्हाट इज दिस पीडोजेनेसिस प्रोसेस? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ये प्रोसेस होता है आपके सोइल के बनने का, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल। तो इसको हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस प्रोसेस। तो सर इसका मतलब आपने जो ये जो प्रोसेस बताए, जियोलॉजिकल स्टेप्स बताए, कहानी यहां से सब स्टार्ट हुई। तो कहानी में ये बताया गया कि पार्टिकल्स टूट रहे हैं, पार्टिकल्स एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। और सर फिर आपने रीजन भी बताया, सर इसका रीजन क्या है? रीजन सर आपने बताया 2 फैक्टर, एक फैक्टर सर फिजिकल फैक्टर, दूसरा फैक्टर सर केमिकल फैक्टर। ये 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन पार्टिकल्स की वेदरिंग करवाने के लिए, इन पार्टिकल्स की डिसइंटीग्रेशन करवाने के लिए, इन पार्टिकल्स की इरोजन करवाने के लिए। तो बेसिकली रॉक्स की इरोजन हो रही है, रॉक्स की वेदरिंग हो रही है ड्यू टू दीज 2 फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। और सर आपने कुछ एग्जांपल भी दिए फिजिकल फैक्टर में, विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया। और सर केमिकल फैक्टर में कुछ एग्जांपल आपने दिए, कार्बोनेशन हो गया, या हाइड्रेशन आप बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब होगा। तो ये सारी चीजें जो रहती है हमारे पास, ठीक है, इसी की वजह से हमें अलग अलग लोकेशन पर आपको सोइल देखने को मिलती है, पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं सोइल के फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर इसका अब यहीं पे देखिएगा, यहीं पे इसी बेसिस पर एक यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया है सोइल का, कि अगर आपके पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होके किसी दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट हो गए, इट मींस यहां पर अगर आपको सोइल देखने को मिलती है, कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे इस जगह पर, नॉट पेरेंट पोजीशन। तो अगर किसी दूसरी जगह पर आपको सोइल देखने को मिल रही है, तो यहां पर जो सोइल मिलेगी, इसको हम बोल देते हैं बच्चे ट्रांसपोर्टेड सोइल। एक नाम यहां पर हम बोल देते हैं ट्रांसपोर्टेड सोइल। इट मींस जो आपका वेदर्ड पार्टिकल्स थे, जो आपके डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स थे, जो आपके इरोडेड पार्टिकल थे, वो अपनी जगह को छोड़कर, पेरेंट पोजीशन को छोड़कर अब किसी दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट हो गए हैं। तो यहां पर जो सोइल बनी, इस सोइल को नाम दे दिया हमने ट्रांसपोर्टेड सोइल, राइट। अगर
अब ऐसा तो है नहीं बच्चे 100% पार्टिकल सारे चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल तो इधर भी रुकेंगे पेरेंट पोजीशन पर। तो जो पार्टिकल अपनी पेरेंट पोजीशन पर रुक गए हैं, रिटेन कर गए हैं अपनी पेरेंट पोजीशन पर, उसको नाम दे दिया रेजिड्यूअल सोइल। उसको नाम दे दिया है रेजिड्यूअल सोइल, या इसका एक और नाम जो बुक्स में लिखा गया है सेडेंट्री सोइल, जो पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, सेडेंट्री सोइल। तो रेजिड्यूअल सोइल बोल दीजिएगा बच्चे, या आप इसको बोल सकते हैं सेडेंट्री सोइल। बात इतनी सी है, कोई ज्यादा बात मैं कर नहीं रहा हूं बच्चे। तो अगर वेदर्ड रॉक मटेरियल अपनी पेरेंट पोजीशन पे स्टे कर जाता है तो उसकी वजह से रेजिडुअल सोइल होगी। अगर वेदर्ड रॉक मटेरियल अपनी पेरेंट पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाता है तो उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सोइल। छोटी सी बात है बट बहुत गहरी बात है, छोटी सी बात है बट बहुत गहरी बात है, ये चीजें समझ आनी चाहिए हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें स्टार्ट करते हैं लिखना। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। हेडिंग लिख लीजिएगा, जियोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। जियोलॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। हेडिंग लिखने के बाद बच्चे आप यहां पर इसके नीचे लिखेंगे एक पॉइंट, देयर आर 4 स्टेप्स। देयर आर 4 स्टेप्स। इसके नीचे लिखेंगे आप देयर आर 4 स्टेप्स। 4 स्टेप है यहाँ पे, देयर आर 4 स्टेप। उसके बाद आप ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके का आप डायग्राम बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, अगर आप ना देख पा रहे हैं उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेप डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग या इरोजन ऑफ द रॉक्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपीवल। रॉक्स मैंने बताया लाइक इग्नियस रॉक, बीएसोल्ट रॉक आपके पास है, दैट मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में क्या रहता है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है। चार स्टेप्स हैं बच्चे, डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग या इरोजन ऑफ द रॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपीवल। ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है जियोलॉजिकल स्टेप्स, या बोल दो जियोलॉजिकल प्रोसेस बोल दो, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद ये आपने नोट कर लिया है। इसके बाद ये जो मैंने बनाया है इसमें भी आप लिख लीजिएगा ऐसे सर्कल बना के, पीडोजेनेसिस प्रोसेस। एरो ऐसे बनाना है क्योंकि साइकिल ये चल रहा है, इसको बोलेंगे पीडोजेनेसिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज पीडोजेनेसिस प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे पीडोजेनेसिस प्रोसेस। प्रोसेस इज टर्म्ड एज पीडोजेनेसिस प्रोसेस। तो अगर आपसे पूछता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो आप बोल सकते हैं पीडोजेनेसिस प्रोसेस। तो यहां पर इसके नीचे ये बना लिया आपने, उसके नीचे आप लिखिएगा एक लाइन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, एक लाइन लिखिएगा नीचे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस प्रोसेस। पीडोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे फैक्टर्स। मैं पहले लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ लिखना कैसे है आपको। जैसे मैं लिखूंगा उसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट मेरे को बताने दो। इसमें ऐसे लिखेंगे हम, इसमें ऐसे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे ऐसे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। ये क्लाउड बना लेंगे ऐसे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक की वेदरिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे, मैंने 2 फैक्टर्स आपको बताए। अच्छा, इसको फैक्टर्स बोल दो, एजेंसी बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, एजेंसी बोल सकते हैं, कई बार एजेंसी भी लिखा हुआ बुक में, तब फैक्टर एक ही मतलब होता है। फैक्टर समझ आना चाहिए बस हमें। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, तो फ्रेंड्स देयर आर 2 फैक्टर्स, राइट। ठीक है सर, आप भी ऐसे बनाएंगे। पहला मैंने बताया बच्चे आपको फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एक होता है बच्चे फिजिकल फैक्टर, और दूसरा क्या है फ्रेंड, केमिकल फैक्टर। CHEMICAL, केमिकल फैक्टर। दूसरा क्या है, केमिकल फैक्टर। एक लाइन बना देंगे दोनों के बीच में, और यहां पर एक एक पॉइंट लिख देते हैं, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब मुझे एग्जांपल दीजिएगा, अब मुझे आंसर दीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया बच्चे फिजिकल फैक्टर
एग्जाम्पल भी दे दिए, केमिकल फैक्टर के भी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने चाह रहा हूं, बस आप उसका आंसर देना, यस और नो। यस के लिए आप वाई लिखेंगे, नो के लिए एन लिखेंगे कमेंट में। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन सुनना पहले। यहाँ पे हमारे पास जो रोक है, इसके जो पार्टिकल्स की वेदरिंग हो रही है, और इसके पीछे जो रीजन है, सिर्फ फिजिकल फैक्टर रीजन है। यहाँ पर जो रोक रोक के पार्टिकल्स थे, रोक के पार्टिकल्स की जो वेदरिंग हो रही है, इस रोक के पार्टिकल की वेदरिंग के पीछे मैं मान के चल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला केस ये है मेरा, सुनना नहीं, सुनना है बस, आपने लिखना नहीं अभी। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो रोक्स थी, इसके पीछे जो पार्टिकल्स की वेदरिंग हुई है बच्चे, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, पहला है फिजिकल फैक्टर। उसके बाद मान लो यहाँ पर एक रोक है, इसके जो पार्टिकल्स में चेंज आ रहा है, इसके जो पार्टिकल्स में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से जो वेदरिंग वगैरह हो रही है, इसके पीछे जो रीजन है बच्चे, वो है केमिकल फैक्टर। दो केस हैं बच्चे, केस नंबर वन, केस नंबर टू। केस नंबर वन में जो वेदरिंग हुई वो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हुई। केस नंबर टू में बच्चे जो वेदरिंग हुई वो केमिकल फैक्टर्स की वजह से हुई। दो केस मैंने आपको बताए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल्स जो पेरेंट पोजीशन पर थे, जब ये पार्टिकल्स दूसरी पोजीशन पे चले जाएंगे, तो मिनरल की करेक्टरिस्टिक्स, मिनरल बोल दो पार्टिकल बोल दो, इन मिनरल की करेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज आएगा? अगर आएगा तो किस केस में आएगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या मिनरल की करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा? अगर यस, अगर आएगा तो किस केस में आएगा? तो पहले आप बताओ, क्या मिनरल की करेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा? पहले तो यस और नो इसमें बताओ। मैंने आपको दो केस बताए हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा। बस अभी मैं केस, पर्टिकुलर केस के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बस मैं पूछ रहा हूँ क्या मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी? यस होगी। आप भी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और आप साथ में आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड, कि सर केमिकल वाला फैक्टर है। बिल्कुल सही बात है कि ये जो केमिकल फैक्टर्स हैं, ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना, कार्बोनेशन होना, इसकी वजह से जो मिनरल है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। ये एग्जाम में पूछ लेता क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई विंड की वजह से पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हुए हैं, तो उन सॉइल की में कोई मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, ये पूछ लेता है फिर आपसे। तो आप ट्रू और फॉल्स में फिर आंसर देते हैं उसका। तो चलो मैं यहाँ पर आपको दो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर, दो पॉइंट सामने लिखे थे बच्चे। फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर्स दो पॉइंट सामने लिखे थे, तो वहां पर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिकल फैक्टर में। फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल फैक्टर में पहले तो एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? रनिंग वाटर, रनिंग वाटर लिख रहा हूँ बच्चे, नॉट वाटर, रनिंग वाटर, नॉट स्टैटिक वाटर, इट्स अ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स। विंड इसका फैक्टर है, विंड इसका एग्जांपल रहेगा फ्रेंड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी भी इसका एक एग्जांपल रहेगा बच्चे। ग्रेविटी की वजह से कोई पार्टिकल चला जाता है, ग्रेविटी भी इसका फैक्टर रहता है बच्चे। आइस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द एग्जांपल। टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल फैक्टर फ्रेंड। टेम्परेचर की वजह से कोई मिनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल फैक्टर। रनिंग वाटर, आइस, विंड, ग्रेविटी, टेम्परेचर, तो ये सब के हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स हैं जो जो डिसइंटीग्रेट करते हैं पार्टिकल्स को। केमिकल फैक्टर्स में आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन, इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। इसमें आप लिख सकते हैं रिडक्शन। इसमें आप लिख सकते हैं कार्बोनेशन, कार्बोनेशन। इसमें आप लिख सकते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एक्सेट्रा। अब मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, इन पॉइंट्स में कोई पॉइंट्स के बारे में आपको नॉलेज ना हो तो मेरे को बता दो कमेंट करके। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कुछ भी हो, चाहे मैंने फिजिकल फैक्टर तो चलो आपको पता ही होगा, केमिकल फैक्टर में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, इन पॉइंट्स में अगर आप किसी के बारे में ना जानते हो तो मेरे को बता दो, मैं बता दूंगा आपको। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें मजा भी आएगा पढ़ाने में। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बताने को तो मैं अपनी तरफ से बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे जानबूझकर पूछ रहा हूँ ताकि आप इंटरेक्शन हमारा बना रहे। बता दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, इन चारों में से अगर आप किसी पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। कार्बोनेशन, तो सैयद वशिष्ठ ने बोला है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कार्बोनेशन की अगर हम बात करें तो कार्बोनेशन क्या होता है? द रिएक्शन विद CO2। अगर रिएक्शन हो रही है CO2 के साथ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनेशन। तो यहाँ पर मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एटमॉस्फेरिक CO2 है, तो वो CO2 के साथ रिएक्ट कर रही है, कार्बोनेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बोनेशन। लीचिंग भी होता है फ्रेंड। धीरज कुमार, लीचिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, मैंने एटसेट्रा लिखा है, खत्म नहीं किया है, एटसेट्रा लिखा है। तो लीचिंग भी है, बट लीचिंग होता क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें वॉशिंग होती है मिनरल्स की, और उसके बाद जो है अंदर से जो पार्टिकल्स है कुछ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो आई विल टेल यू कि लीचिंग होता है क्या।
ठीक है, लीचिंग में आपको समझाऊंगा कि होता है क्या है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक देखिए पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट। ये पहला पॉइंट था हमारा एग्जाम्पल, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, मिनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने बोला सर इसमें चेंज नहीं आता है, तो मिनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट चेंज, मिनरल कैरेक्टरिस्टिक नॉट चेंज, मिनरल कैरेक्टरिस्टिक नॉट चेंज। आप पूरा लिख सकते हैं मिनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट चेंज, और यहां पर आप लिखेंगे मिनरल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, मिनरल कैरेक्टरिस्टिक चेंज। यहां हम लिख रहे हैं मिनरल कैरेक्टरिस्टिक नॉट चेंज, और वहां हम लिखेंगे मिनरल कैरेक्टरिस्टिक चेंज। मिनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ चेंज हो जाती है, मिनरल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप बोल सकते हो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट्स थे जो हमें इसमें याद रखने थे, तो एग्जाम में पूछता है तो हम ये चीज बता सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। देखो अभी मैंने आपको रेजिडुअल सोइल और ट्रांसपोर्टेड सोइल के बारे में भी बताया था, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये खत्म हो गया हमारे डिफरेंस, इसके बीच में खत्म हो गया। एक नोट बना के लिखेंगे, एक नोट बना के एक पॉइंट लिखेंगे, क्लाउड में बनाएंगे नोट, नोट क्लाउड में बनाएंगे। लिखिएगा इसके अंदर, इफ, नोट के अंदर, इफ वेदर्ड रॉक मटेरियल, मैं लिख देता हूं, इफ weathered rock material, if weathered rock material is retained over parent rock, is retained, is retained over parent rock, is retained over parent rock, बताइएगा कौन से सोल बोलेंगे। सिर्फ एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टीएस ट्रांसपोर्टेड सोल बोलेंगे या आरएस रेजिडुअल सोल बोलेंगे। इफ वेदर्ड रॉक मटेरियल इज रिटेन्ड ओवर पेरेंट रॉक, बताइएगा जल्दी से, टीएस या आरएस। आरएस, वेरी गुड, रेजिडुअल सोल। So if weathered rock material is retained over parent rock, comma, then it is termed as a residual soil. Then it is termed as residual soil slash दूसरा नाम sedentary soil, sedentary soil, दूसरा नाम इसका है sedentary soil। वेरी गुड फ्रेंड्स, इसी में नोट में कंटिन्यू करके लिखेंगे, if weathered rock material is retained then it is termed as sedentary soil, या फुल स्टॉप डाल दो, फुल स्टॉप डाल दो, आगे लिख सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था नोट का ये। इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड, अगर ये वेदर्ड रॉक मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, इफ इट इज ट्रांसपोर्टेड देन इट इज टर्म्ड एज, देन इट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, देन इट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर ये ट्रांसपोर्ट हो गए हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल अपनी पेरेंट पोजीशन को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, देन इट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बात इतनी सी है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें करेंगे, बड़ी बातें नहीं करेंगे। चलो आगे चलते हैं। नाउ सेकंड टॉपिक, देखो अभी मैंने बस आपको सोइल बताया है कि भाई सोइल जो है नेचर में कैसे मिल रही है, कौन कौन से प्रोसेस है। टेक्निकली सोइल को डिफाइन नहीं किया, मैं आगे चलकर डिफाइन करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं करेंगे, समझेंगे उसको भी कि कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं सोइल को। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल। नाउ टाइप्स ऑफ सोइल, टाइप्स ऑफ सोइल। अब ये जो सोइल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टाइप्स जो हम बता रहे हैं, किस बेसिस पे बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू, टाइप्स ऑफ सोइल तो बता रहे हैं बट किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू वेदरिंग एक्शन, अकॉर्डिंग टू वेदरिंग एक्शन, कि सोइल जो है, जो पार्टिकल्स जो हैं जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं वो किस रीजन की वजह से हो रहे हैं। फिजिकल फैक्टर तो है, बट फिजिकल में भी कौन सा फैक्टर है, क्या रनिंग वाटर है, क्या विंड है, आइस है, ग्रेविटी है, किस वजह से हो रहे हैं, उस बेसिस पर अब हम सोइल का नाम दे रहे हैं। अगर रनिंग वाटर की वजह से सोइल मिल रही है उसका अलग नाम देंगे, विंड की वजह से सोइल मिल रही है उसको अलग नाम देंगे। तो टाइप्स ऑफ सोइल बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेदरिंग फैक्टर, अकॉर्डिंग टू वेदरिंग फैक्टर, अकॉर्डिंग टू वेदरिंग फैक्टर। हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ सोइल किसके अकॉर्डिंग, वेदरिंग फैक्टर, कि वेदरिंग फैक्टर कौन सा है। फिजिकल तो है, ठीक है, तो फिजिकल में भी कौन सा है, फिजिकल में केमिकल है, बट केमिकल में भी क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे क्या बोलते हैं उसको। तो काफी सारे नाम है, सब नाम करने की जो याद जरूरत नहीं है, कुछ ही करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट से मैंने आपको पहले क्लियर किया, जेके एसएसबी जेई, ठीक है, तो कुछ ही नाम याद करेंगे, सारे नहीं करने हैं। चलो अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका बताऊंगा। आप अपने नोट्स में
एक बीच में एक लाइन बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो लिखना अभी नहीं है, अभी आप सुन लीजिएगा, पहले मैं लिख दूंगा, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं अपने नोट्स में, लेकिन एक लाइन जरूर बना देनी है ताकि एक ही पेज पे हमारा कवर हो जाए, दूसरे पेज पे कवर हो जाए ना। सुनना पहले आराम से, पहले सुन लेना, लिखने का टाइम मिल जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं, सुन लेना पहले। पहली जो सोइल है बच्चे, उसको हम नाम दे रहे हैं एलुवियल सोइल, ALLUVIAL, ALLUVIAL, एलुवियल सोइल। ये जो एलुवियल सोइल है बच्चे, ये बेसिकली इसके पीछे का जो वेदरिंग एजेंट है, वेदरिंग फैक्टर है, वो होता है रनिंग वाटर। पानी की वजह से जो आपको अलग अलग लोकेशन पर पार्टिकल्स मिलते हैं, जो सोइल मिलती है, उस सोइल को आप बोल देते हैं एलुवियल सोइल। आपको पहले बड़े पार्टिकल मिलते हैं, फिर छोटे पार्टिकल, फिर और छोटे पार्टिकल, बेसिकली ये आपकी एलुवियल सोइल होती है। तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर बड़े पार्टिकल को सर ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब क्या है, वो अलग है, वो डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बस एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपको सोइल मिल रही है रनिंग वाटर की वजह से, तो उसको नाम देंगे एलुवियल सोइल। तो देखो, इसमें जो आपको समझना है वो ये है कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो है, या वेदरिंग एजेंट, इट्स अ ट्रांसपोर्टेड सोइल बट वेदरिंग एजेंट, इसका जो वेदरिंग एजेंट है, वेदरिंग एजेंट, और मैं वेदरिंग एजेंट को बार बार नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म करके WA लिख दूंगा मैं इसको आगे चलकर। इसका जो वेदरिंग एजेंट है फ्रेंड्स, वो है रनिंग वाटर। पहली पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, इसका जो वेदरिंग एजेंट है बच्चे, वो है रनिंग वाटर। ठीक है सर, इसी में मैं अगर बोलूं ये किस टाइप की सोइल है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोइल। ये ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अभी रनिंग वाटर का एग्जांपल दिया मैंने, रिवर का एग्जांपल दिया, तो ये एक ट्रांसपोर्टेड सोइल है, नॉट रेजिडुअल सोइल, इट्स अ ट्रांसपोर्टेड सोइल। तो रनिंग वाटर इसका वेदरिंग एजेंट है, WA इसका रनिंग वाटर है, और ये बच्चे एक ट्रांसपोर्टेड सोइल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सोइल मिलेगी कहां पर, तो आप बोलेंगे सर रिवर के अंदर, रिवर के जो बेड होता है, अलोंग द बेड ऑफ द रिवर, ये आपको देखने को मिलेगी, बट वो इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए कि कहाँ मिल रही है। तो ये हमें जनरली रिवर के जो बेड है उसमें हमें देखने को मिलेगी। तो पहली सोइल का नाम याद रखिएगा एलुवियल सोइल। बच्चे दूसरी सोइल की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी सोइल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो है हमारे पास एओलियन सोइल। एओलियन सोइल, एओलियन सोइल बेसिकली हम किसको बोलते हैं, एओलियन सोइल बोलते हैं जो विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट हुई है। विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल जो है, वेदरिंग एजेंट जिसका विंड होता है, हवा की वजह से जो सोइल आपको मिलेगी, उसको हम बोलते हैं एओलियन सोइल। तो यहाँ पर इसका जो WA है बच्चे, WA में लिख चुका हूँ, वेदरिंग एजेंट, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, हम भी छोटा करके लिखेंगे, कंसोलिडेटेड नोट्स बना रहे हैं। तो वेदरिंग एजेंट बच्चे इसका क्या रहेगा, वेदरिंग एजेंट इसका रहेगा विंड, वेदरिंग एजेंट इसका रहेगा विंड। तो याद रखिएगा एओलियन सोइल, एओलियन सोइल वेदरिंग एजेंट क्या है इसका, विंड, हवा की वजह से विंड। तो ये कौन सी सोइल है, ये भी ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है बच्चे, दिस इज ऑल्सो दी ट्रांसपोर्टेड सोइल, ये भी आपकी ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है, राइट। एक लोकेशन को छोड़कर दूसरी लोकेशन में मिलेगी, दिस इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड सोइल। तो वेदरिंग एजेंट कौन है, विंड है, और ये भी क्या आपकी ट्रांसपोर्टेड सोइल है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसका भी एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल भी एक बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स के नाम आपने सुने होंगे बच्चे, राजस्थान वगैरह के अंदर, वेस्ट इंडिया में सैंड ड्यून्स, ठीक है, सैंड ड्यून्स वगैरह जो बनते हैं, तो यहाँ पर हवा की वजह से, तो सैंड ड्यून्स इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, ठीक है। खैर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदरिंग एजेंट कौन है, ट्रांसपोर्टेड सोइल है। अब ये जो एओलियन सोइल है, जो विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल है, एक और सोइल हमारे पास होती है जो विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है, एक और सोइल है, बट उसके ऊपर जिसको लुइस बोलते हैं, बट लुइस को बताने से पहले मैं एक सोइल बता देता हूं आपको। एक सोइल बच्चे यहाँ पर हमारे पास है, इसको बोलते हैं लेकुस्ट्राइन सोइल। उसके बारे में बताऊंगा, लुइस के बारे में, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थर्ड नंबर सोइल, थर्ड नंबर की सोइल है लेकुस्ट्राइन सोइल। लेकुस्ट्राइन सोइल जो होती है बच्चे, वो होता क्या है बेसिकली, मान लो आपके पास एक लेक है, आप तो JNK में रहते हैं बच्चे, आप तो लेक के बारे में जानते भी हैं, ठीक है। आपके पास एक लेक है बच्चे, ठीक है, और लेक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब जैसे इस लेक के अंदर कोई पानी रन ऑफ, सराउंडिंग एरिया से बारिश का पानी जो आ रहा है बच्चे बेसिकली, तो रन ऑफ करके जो पानी आया इस लेक के अंदर, और पानी जब अपने साथ आएगा, तो अपने साथ कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स भी लेकर आएगा, कुछ सोil के पार्टिकल्स आएंगे। तो जो पार्टिकल्स इस लेक के अंदर आए हैं, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिपॉजिट होते जाएंगे लेक के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स पहले सस्पेंशन में थे, और टाइम के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल नीचे लेक के बॉटम पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो आपको लेक के बॉटम पर एक सोइल देखने को मिल रही है, डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। ये जो लेक के बॉटम पर आपको सोइल देखने को मिली, इसको बोलते हैं लैकुस्ट्राइन सोइल। तो अगर मैं लैकुस्ट्राइन सोइल को डिफाइन करूंगा, तो मैं कैसे इसको लिखूंगा, डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो यहां पर मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, इट इज डिपोजिटेड, डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो बॉटम इज इंपॉर्टेंट वर्ड, बॉटम ऑफ लेक।
तो लेक के बॉटम पे जो आपको डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे पार्टिकल्स के, उसको आप क्या नाम दे देंगे बच्चे? लैकुस्ट्राइन सोइल। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? लैकुस्ट्राइन सोइल। क्या ये वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल है? कमेंट कीजिएगा। क्या लैकुस्ट्राइन सोइल इज अ वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल? कमेंट कीजिएगा यस और नो, वाई और एन। क्या लैकुस्ट्राइन सोइल को वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल बोल सकते हैं? यस और नो, वाई और एन। क्या लैकुस्ट्राइन सोइल को वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल फ्रेंड्स बोल सकते हैं? बताइएगा यस और नो, वाई और एन। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। इट इज वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल। तो मैंने अभी एग्जांपल भी तो बताया आपको बच्चे। दिस इज WTS, इट्स अ वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल। वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल, ये क्या होती है बच्चे? वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है। ठीक है बच्चे। फोर्थ पॉइंट, सर लिखने का टाइम अभी देखो, लिख लेना अभी। एक चौथा पॉइंट लिखने दो, फिर आपको मैं बता दूंगा लिखने के लिए, आप लिख लेना। ठीक है, इसी के नीचे लिखता हूं मैं आपको। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली स्पेस आपको मिल जाए अपने नोट्स में कि आपको किस तरीके से लिखना है। फोर्थ पॉइंट की बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फोर्थ पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट, दिस वी हैव अ मरीन सोइल। मरीन सोइल, ये तो सर नाम से समझ आ गया हमें, मरीन सोइल आपने बोल दिया। मरीन सोइल सर, जो इसका मतलब है कि सर वो सोइल जो हमें मरीन में देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही है सर। मरीन में सोइल कैसे मिलेगी? सर मरीन में किस, जो सर आपने अभी बताया ना लैकुस्टाइन सोइल के बारे में, कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट आप मरीन में भी बता सकते हैं। कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट आप मरीन में भी बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो जो डिपॉजिटेड आपको डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे सी वाटर के अंदर, डिपॉजिट्स इन सी वाटर, तो उसको हम बोलेंगे मरीन सोइल। डिपॉजिट्स इन सी वाटर, राइट। तो डिपो अब सिर्फ सी के अंदर ऐसा नहीं है कि यही डिपोजिशन मिलेगा, सी के अंदर तो और भी एक्टिविटीज चलती है। एनिमल्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स आप बोल सकते हैं, तो इनका भी जो है डिकम्पोजिशन वगैरह होता है, उनके भी डिपोजिशन देखने को मिलते हैं। तो काफी सारी चीजें होती है बच्चे। ठीक है, प्लांट्स वगैरह भी मिलेगा उसको सोइल के अंदर, एक्वेट एनिमल्स वगैरह के जो डेड बॉडीज हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह हैं, ये सब भी मिलेंगे। तो मरीन सोइल, मरीन सोइल की अगर हम बात करें तो मरीन सोइल में हम लिखेंगे डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ मरीन या सी वाटर, डिपॉजिट्स इन सी वाटर, डिपॉजिट्स इन सी वाटर। अब बच्चे एक आंसर दीजिएगा कमेंट करके यस और नो में। अगर यहां पर मैंने बोला कि बच्चे आपके पास एक मरीन सोइल है, मैंने कहा ठीक है सर, क्या इस मरीन सोइल में ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा? सर ऑर्गेनिक मैटर की आप बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब उसमें क्या होना चाहिए? लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सारी चीजों को समझेंगे बट छोटा छोटा करके समझेंगे। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब समझिएगा, क्या इस सोइल के अंदर आपको प्लांट्स, वेजिटेशन वगैरह देखने को मिलेंगी? आप कमेंट कीजिएगा, क्या इस मरीन सोइल में प्लांट्स, वेजिटेशन वगैरह देखने को मिलेंगी? मिलेंगी ना, सही बात है। तो इसका मतलब इस सोइल के अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, हाई क्वांटिटी में मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा इस सोइल के अंदर। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर आपको बच्चे ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है सर, ऑर्गेनिक मैटर हमें देखने को मिलेगा। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट्स इन द सी वाटर, और ये भी बच्चे वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है। दिस इज ऑल्सो वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल, यू कैन से इट इज ऑल्सो दी वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल, वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल होती है। इसमें एक पॉइंट और हम लिख लेंगे, एक पॉइंट और हम लिखेंगे इसके अंदर, कि ये वाली जो सोइल है बेसिकली, ये वाली जो सोइल है बेसिकली हाईली कंप्रेसिबल सोइल होती है। वो वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट सोइल, सॉफ्ट एंड हाईली कंप्रेसिबल सोइल, हाईली कंप्रेसिबल, सॉफ्ट एंड हाईली कंप्रेस। अब सर ये आपने क्या लिख दिया? ठीक है, बाकी पॉइंट समझ आ रहे हैं। सॉफ्ट एंड हाईली कंप्रेसिबल सोइल, सर सॉफ्ट सोइल है, सर सॉफ्ट सोइल है, इट मींस आप ये समझ सकते हैं कि इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी कम होती है। आप ये समझ सकते हैं कि इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी कम होगी। और हाईली कंप्रेसिबल सोइल बोलने का मतलब सर, हाईली कंप्रेसिबल सोइल है, कंप्रेसिबल सोइल का मतलब इसमें वॉल्यूम में चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। आपने लोड लगाया, लोड की वजह से ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज का मतलब डिक्रीज ही होगा सोइल के ऊपर, वो लोड लगाओगे तो। हाईली कंप्रेसिबल सोइल है बेसिकली। तो ये जो सोइल होती है मरीन सोइल, सॉफ्ट सोइल होती है, क्योंकि वेजिटेशन मैटर मिलेंगे ना आपको, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके जो डेड बॉडीज हैं वो डिकम्पोज होने के बाद वही पार्टिकल्स बनते हैं, वही सोइल बनती है वहां पर ऑर्गेनिक सोइल से। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तो मिल रहा है, बट इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये सॉफ्ट सोइल है। साथ में इट इज हाईली कंप्रेसिबल सोइल, इसमें वॉल्यूम में चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कंप्रेसिबल सोइल का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज, मोर वॉल्यूम चेंज या लार्ज वॉल्यूम चेंज टेक्स प्लेस। तो कंप्रेसिबल सोइल का मैं मतलब लिख रहा हूं बच्चे यहाँ पे, मैं कंप्रेसिबल सोइल का मतलब लिख रहा हूं, दैट मीन्स लार्ज वॉल्यूम चेंज। हाईली कंप्रेसिबल सोइल का मतलब है लार्ज वॉल्यूम चेंज,
वॉल्यूम में चेंज ज्यादा देखने को मिलता है, कंप्रेसिबल सोइल है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी 4 टाइप की सोइल बताई है। 5वीं टाइप की सोइल बताने से पहले मैं बोलूंगा कि आप लिख लीजिएगा, आप इस चीज को लिख लीजिएगा, और अगर आपने लिख लिया हो तो आप डन कमेंट कर दीजिएगा, डन। और किसी का अगर रह जाता है तो फिर हम वेट करेंगे, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। तो बच्चे देख लीजिएगा इसको। अब 4 टाइप की सोल तो आपको यहीं पे याद हो गई होंगी। आप इसको लिखना शुरू कर दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली पेज में, एक ही पेज पे आ जाएंगी सारी चीजें। तो हम बिल्कुल छोटे नोट्स बनाएंगे और सारी चीजों को समझेंगे भी, सारे कवर भी करेंगे चीजों को। और यही शॉर्ट नोट्स है जो आपके काम आएंगे एग्जाम के अंदर। जब बच्चे आप लोग लिख जाओ तो मेरे को बता देना, डन। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जिसका रह जाए तो फिर मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं रुक जाऊंगा अभी। आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सोल बताने वाला हूँ आपको, वेरी इंटरेस्टिंग सोल। और आपको क्वेश्चन जब लगेंगे आपके, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता भी लगेगा फिर। तो वाटर वाली सोइल हमने यहीं लिख दी, ये एलुवियल सोइल, लैकुस्टाइन सोइल, मरीन सोइल। तो इस पेज पे आपकी वाटर वाली सोइल आ गई। इस पेज पे हम ट्राई करेंगे विंड वाली सोइल लिखने की। ठीक है सर, विंड वाली तो एलियन बता दी सर, और कोई भी होती है? यस, और कोई भी होती है, वो भी पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा वो भी। चलिए, तो बच्चे मैं आगे लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों का रह जाए तो रुकना पड़ेगा, आप लिख लीजिएगा पहले। तो 2-3 मिनट और ले लीजिएगा आप, तो रहे ना किसी का। आपको समझ आ रही चीजें, हम वेट करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे बच्चे, जल्दबाजी नहीं है हमें। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में खत्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चीज को समझेंगे। एक बार की मेहनत है, आपने एक बार की मेहनत कर ली, सोयल आपको पूरा समझ आ जाएगा। क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम कहाँ से क्वेश्चन लगाने वाले हैं। बाकी इसके अलावा भी जो क्वेश्चन मिलेंगे आप तो वो भी लगा सकते हैं। कहाँ से सर एमसीक्यू कर रहे हैं? देखो एमसीक्यू, एक तो मैंने बुक बताई है आपको, जो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट वालों ने पब्लिश की हुई है, हम लोगों ने पब्लिश की हुई है, वो दिखाई भी दिया अभी थोड़ी देर पहले आपको। एक तो आप ये वाली, जो आपके, क्योंकि पर्टिकुलरली जो भी आपके एग्जाम में पीवाईक्यूज आए हुए हैं सब इसमें कवर है। तो एक तो ये वाली बुक है, जेके एसएसबी वाईपी। एक तो ये मैं यहीं से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सारे के सारे। ठीक है। बाकी आपके पास जो है बहुत सारे सोर्स हैं, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। मोर देन सफिशिएंट, इतना ही, मोर देन सफिशिएंट है ये भी। चलो, नेक्स्ट सोइल जो है, इसको लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो, नेक्स्ट जो सोइल हम डिस्कस करेंगे बच्चे, वो है हमारे पास है लुइस।
दिस इज ऑल्सो विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल, बट लुईस के बारे में सुनना पहले आराम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लुईस के बारे में सुनना क्या होता है। फिफ्थ, 1 2 3 4, 4 के बाद 5। तो ये जो फिफ्थ सोइल हमारे पास है बच्चे, ये हमारे पास होगी लुईस, LOESS। अब ये क्या होती है? ये भी विंड ट्रांसपोर्टेड ही होती है बच्चे, ये भी विंड ट्रांसपोर्टेड ही होती है। बेसिकली यहाँ पर होता है क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सील। देखो पहले मैं लिखने दो फिर मैं समझाता हूँ, पहले लिखने दो। इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सील, wind blown silt. It is uniformly graded wind blown silt, slightly cemented due to calcium compound, slightly cemented, slightly cemented due to calcium compound, due to calcium compound, slightly cemented due to calcium compound, slightly cemented due to calcium compound, and mown due to slightly cemented due to calcium compound, and also consist moon merilonite, and also consist moon merilonite। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हैवी वर्ड्स लिख रहा हूं और सबका मतलब समझेंगे। मोन मोरिलोनाइट, मोन मोरिलोनाइट, and also consists moon morilonite, right? When it is wet it becomes soft and compressible, when it is wet, when it is wet it becomes, it becomes soft and compressible, it becomes soft and compressible, when it is wet it becomes soft and compressible, because cementing action is lost and is collapsed, because of lost of, because of, because of lost of cementing action, because of loss of cementing action, cementing action and collapse, and collapse, कोलैप्स हो जाती है, इसीलिए इसको कोलैप्सिबल सोइल भी बोलते हैं, मेटास्टेबल सोइल भी बोलते हैं। ऑल्सो टर्म्ड एज, also known as, it is also known as, it is also known as collapsible soil, collapsible soil स्लैश मेटास्टेबल। नोमेनक्लेचर है जो एग्जाम में पूछता है, मेटास्टेबल सोइल। अब क्या है बच्चे सुनो पहले, बहुत हैवी वर्ड्स लिख चुका हूं, बहुत हैवी वर्ड लिखे हैं और इन सारे वर्ड्स का मतलब समझते हैं, बहुत हैवी वर्ड्स लिखे हैं मैंने। ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिबल सोइल और मेटास्टेबल सोइल। अब मतलब समझिएगा, एक एक पॉइंट का मतलब समझाता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं भाई, ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, आप सुनना पहले। फिर साथ में आपने लिखा सर इट इज विंड ब्लोन, क्या है, सिल्ट है, क्या है, सिल्ट है। स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड, सीमेंटेड होती है। एंड ऑल्सो कंसिस्ट मोंट मोरिलोनाइट, इसमें मोंट मोरिलोनाइट भी देखने को मिल रहा है। When it is wet, it becomes soft and compressible because of loss of cementing action and collapse. It is also known as the collapsible soil and metastable soil. Now, what does that mean? देखो बच्चे, it is uniformly graded wind blown soil। सबसे पहले ये जो लुईस होती है, ये हवा की वजह से ट्रांसपोर्टिंग होती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बताओ, वेदरिंग एजेंट बताओ, तो आप बोलेंगे विंड, क्योंकि हमने लिखा है इट इज विंड ब्लोन, तो ये हवा की वजह से आती है, सबसे पहला। सेकंड पॉइंट, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो होते हैं सिल्ट के। अब सर सिल्ट तो हमें पता नहीं है, आगे जाके पता कर लोगे, सिल्ट के बारे में बताऊंगा। सैंड, सिल्ट, क्ले क्या होते हैं सब बता पढ़ेंगे। तो ये सिल्ट होती है। अभी के लिए थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सिल्ट बेसिकली किसको बोलते हैं, जिसका पार्टिकल साइज बच्चे 75 माइक्रोन से छोटा होता है और जिसका साइज 2 माइक्रोन से बड़ा होता है। तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं सिल्ट। अभी के लिए बस इतना डाइजेस्ट करना, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
तो यहां पर अगर आपको लुईस मिल रही है और लुईस में आपको क्या मिलेगा, सिल्ट मिलेगा, इसका मतलब आपको पार्टिकल साइज 2 माइक्रोन से बड़े मिलेंगे, 75 माइक्रोन से छोटे मिलेंगे। और ये जो पार्टिकल्स हैं हवा की वजह से आए हैं, तो ये विंड ब्लोन सिल्ट तो समझ आया, बट लिखा क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये बताता है ग्रेडेशन के बारे में कि आपकी सोइल की ग्रेडेशन कैसी है। आपने नाम सुना होगा, आपके पास वेल ग्रेडेड सोइल है, आपने नाम सुना आपके पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल है, सुने नाम। तो ये जो वेल ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है, ये बताता है आपकी सोइल की ग्रेडेशन के बारे में कि आपकी सोइल की ग्रेडेशन कैसी है। अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ साइड पर जाओ, एक जगह से सोइल लेकर आओ, तो आप जब सोइल लेकर आ रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि पार्टिकल साइज ऐसे हो, कुछ बड़े पार्टिकल हो, उन बड़े पार्टिकल की वॉइड्स में छोटे पार्टिकल होंगे, उन छोटे पार्टिकल की वॉइड्स में और छोटे पार्टिकल, एक तो ऐसे हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी पार्टिकल हो सकते हैं जिसमें साइज ऑलमोस्ट एक ही सबका हो, एक ही साइज के पार्टिकल हो सकता है, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कुछ बड़े पार्टिकल होंगे या कुछ बिल्कुल ही छोटे पार्टिकल होंगे, यानी बीच वाले कुछ मिसिंग होंगे। तो मतलब पार्टिकल्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना। मैंने बोला जाओ साइड पे जाओ और एक सोइल लेकर आओ, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, हो सकता है कि बड़े पार्टिकल भी हो और उससे छोटे भी हो, उससे छोटे भी, उससे छोटे भी हो। तो बड़े पार्टिकल की वॉइड्स बनेंगी, छोटे पार्टिकल आएंगे, छोटे पार्टिकल की वॉइड्स में और छोटे पार्टिकल आएंगे। तो अगर आपकी सोइल में हर एक साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड सोइल। अगर आपकी सोइल में ऑलमोस्ट एक ही साइज के पार्टिकल है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल। यूनिफॉर्म नाम से समझ आ रहा है, यूनिफॉर्म है मतलब आपकी सोइल जो लुईस है, लुईस इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। इट मींस यहां पर क्या बताना चाह रहा है कि जो लुईस के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो मिलेगी लुईस, वो ऑलमोस्ट एक ही साइज के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे माय फ्रेंड्स। इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, विंड ब्लोन हवा की वजह से आई है, सिल्ट के पार्टिकल होते हैं। सेकंड पॉइंट, एडिशनल जानकारी, स्लाइटली सीमेंटेड, ये जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में सीमेंटेड होते हैं, मतलब बाइंडिंग एक्शन। सीमेंटेड किस वजह से, क्योंकि इसमें कैल्शियम कंपाउंड होता है, ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड। तो ये जो कैल्शियम कंपाउंड इन लुईस के अंदर प्रेजेंट है, सोइल के अंदर प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से चिपके रहते हैं, बाइंडिंग एक्शन होता है, स्लाइटली सीमेंटेड होता है, स्लाइटली, बट पूरा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, बट स्लाइटली सीमेंटेड होता है ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट मोंट मोरिलोनाइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मोंट मोरिलोनाइट के बारे में डिस्कस भी करेंगे। इसमें मोंट मोरिलोनाइट भी पाया जाता है, इट्स अ क्ले मिनरल, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। नाउ होता क्या है कि ये जो कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट है, इसकी वजह से स्लाइटली सीमेंटेड जो हुई है, जिसकी वजह से पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, बट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, स्लाइटली सीमेंटेड है। जैसे ही मान लो ये सोइल थी, मान लो ये सोइल है आपकी, ये सोइल है, ये किस कौन सी सोइल है, लुईस की मैं बात कर रहा हूँ, लेट अस सपोज जस्ट एज्यूमिंग कि ये आपकी सोइल है, लुईस है। अब हुआ क्या, स्लाइटली सीमेंटेड थी पार्टिकल्स के कैल्शियम की वजह से, जैसे ही बारिश आई, जैसे ही बारिश का पानी आया, जैसे ही बारिश का पानी आया, वाटर आया, बारिश के पानी आने की वजह से, बारिश का पानी आने की वजह से हुआ क्या, इसका जो सीमेंटियस एक्शन था वो गायब हो गया। इसका जो सीमेंटियस एक्शन था, सीमेंटियस एक्शन मतलब जो पकड़ के रखा हुआ था पार्टिकल्स, वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सोइल नीचे बैठ जाएगी। तो ये सोइल जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बना रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से पार्टिकल चिपके हुए हैं, सीमेंटेड एक्शन था। बट जैसे ही बारिश का पानी आया, जैसे ही इसके ऊपर पानी आएगा, इसका सीमेंटिंग एक्शन लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सोइल एकदम से बैठ जाएगी नीचे। और जैसे ही सोइल एकदम से बैठ गई नीचे, इसको बोलते हैं कोलैप्स हो गई सोइल आपकी, इसको बोलते हैं कोलैप्सिबल सोइल। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया हमने, कोलैप्सिबल सोइल, क्योंकि व्हेन इट इज वेट इट बिकम्स सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सीमेंटिंग एक्शन एंड कोलैप्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द कोलैप्सिबल सोइल या मेटास्टेबल सोइल। तो इसको हम कोलैप्सिबल सोइल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो सोइल है टेंडेंसी रखती है कोलैप्स होने की, ये जो सोइल है टेंडेंसी रखती है कोलैप्स होने की, इसलिए इसको बोलते हैं कोलैप्सिबल सोइल। वो सारी सोइल जिनकी टेंडेंसी है कोलैप्स होने की, कोलैप्स होने का मतलब एकदम से हाइट में चेंज आना, कोलैप्स होने का मतलब एकदम से हाइट में चेंज आना, एकदम से सोइल नीचे बैठ गई सारी सारी। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, मूवीज वगैरह के अंदर, स्नेक हाउस। जो स्नेक हाउस होते हैं बच्चे, जैसे बारिश का पानी आता है, जैसे एक स्ट्रक्चर सी बनी होती है स्नेक हाउस की, ये बिल होते हैं, तो यहाँ पर जो बारिश का पानी जैसे आएगा, पूरे का पूरा स्नेक हाउस एकदम से नीचे ढह जाएगा, यस और नो। तो वो लुइस आप बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें बच्चे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्नेक हाउस। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहिए इसका बच्चे, तो आप लिख सकते हैं स्नेक हाउस। बात डाइजेस्ट हो चुकी होगी आई थिंक। आप मेरे को बताइएगा कि आपको लुइस समझ आ गया, यस और नो। लुइस आपको समझ आ गया जो मैंने बताया, यस और नो, हर एक पॉइंट क्लियर हुआ। मोंट म्यूलेट मैंने नहीं बताया, मैं बताऊंगा इसके बारे में। मेरे को कमेंट करके बताओ लुइस हम समझ चुके हैं बच्चे, लुइस में कोई पॉइंट डिस्कस करना हो मुझे दोबारा से लिख लीजिएगा आप लुइस के बारे में, अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको
वर्ड समझ आ गया है जो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। मोंट मोरेलनाइट के बारे में बताऊंगा, इसके वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। सीमेंटिंग एक्शन इसकी वजह से नहीं होता है बच्चे, सीमेंटिंग एक्शन सिर्फ कैल्शियम कंपाउंड की वजह से होता है, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या आती है मैं बताऊंगा। लिख लीजिएगा इसको, सभी लोग नोट कर लीजिएगा लुइस के बारे में, ठीक है बच्चे। चलो नोट करो जल्दी से। तो लुइस आपको समझ आ गया बस। तो ये विंड की वजह से, ये वाटर की वजह से, मैंने आपको वाटर की वजह से बता दिया, विंड की वजह से बता दिया। वाटर ट्रांसपोर्टेड सोइल, विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं वेरी इजीली। It is uniformly graded wind blown silt, slightly cemented due to calcium compound and also consists montmorillonite. When it is wet, it becomes soft and compressible because of loss of cementing action and collapse. और ये कोलैप्स हो जाती है। एंड इज लिख लीजिएगा, एंड इज, एंड इज कोलैप्स्ड, एंड इज कोलैप्स्ड। इसको कैसे लिखिए, बिकॉज सीमेंटिंग एक्शन लॉस्ट हो जाता है और कोलैप्स हो जाती है, बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एक्शन और बाद में कोलैप्स हो जाती है, एंड इज कोलैप्स्ड। तो वो सोइल जिसकी टेंडेंसी होती है कोलैप्स होने की उनको बोलते हैं कोलैप्सिबल सोइल। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द कोलैप्सिबल सोइल। और कोलैप्सिबल सोइल मैंने बताया सोइल हैविंग टेंडेंसी टू कोलैप्स। कोलैप्सिबल सोइल में बच्चे मैंने आपको बताया इसके बारे में क्या लिख रहा हूँ, सोइल हैविंग टेंडेंसी टू कोलैप्स। ये जो कोलैप्सिबल सोइल आपने वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, या मेटास्टेबल बोल दो, सोइल हैविंग टेंडेंसी टू कोलैप्स। सोइल हैविंग टेंडेंसी, टेंडेंसी टू कोलैप्स, वो सोइल जिसकी टेंडेंसी है कोलैप्स होने की, मतलब जल्दी से कोलैप्स हो जाती है। किस वजह से, पानी की वजह से। वेदरिंग एजेंट इन लुइस, धीरज कुमार ने आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा लेकिन इनायत ने तुरंत आंसर दिया, विंड, वेरी गुड। यही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग आपस में, जब भी तो बोला था मैंने कि अगर आप समझेंगे चीजों को तो अपने आप ही आंसर आ जाएंगे, आपको अपनी सारी चीज समझ आ जाएंगी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया और साथ में आंसर भी आ गया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बचे। नेक्स्ट जो सोइल है हमारी, सिक्स नंबर पे सोइल जो आएगी, इसी में लिख लेते हैं, इसी में लिख लेते हैं नीचे सिक्स नंबर। आपका अगर पेज भर गया तो आप नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं लाइन ड्रॉ करके ऐसे ही। सिक्स नंबर की जो सोइल है बच्चे इसके अंदर वो है हमारे पास कोलुवियल सोइल। कोलुवियल सोइल जो ग्रेविटी की वजह से होती है बेसिकली, अगर आपके पास मान लो यहाँ पर एक रोक है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने वेट की वजह से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आ गया, तो एक तो नहीं आया, बाकी सारे पार्टिकल भी आए होंगे। तो ये जो सोइल यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, ये जो पार्टिकल डिपॉजिट हो रहे हैं, जो सोइल मिल रही है, ये किस वजह से आई, ग्रेविटी की वजह से। तो इसका मतलब दिस इज द ट्रांसपोर्टेड सोइल, क्योंकि पार्टिकल अपने पेरेंट पोजीशन को छोड़कर चला गया है। तो ये ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सोइल है, इस सोइल को नाम दिया हमने कोलुवियल सोइल, इसको टेलस भी बोलते हैं। तो सिक्स नंबर पे जो सोइल है बच्चे मैं वो लिख रहा हूँ कोलुवियल, COLLUVIAL, कोलुवियल सोइल। कोलुवियल सोइल, COLLUVIAL। देखो इट इज फॉर्म, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ ग्रेविटेशनल ट्रांसपोर्टेड सोइल, ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सोइल। तो इसमें एक ही पॉइंट लिखेंगे, ग्रेविटी, वेदरिंग एजेंट, वेदरिंग एजेंट WA, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी लिख लो डायरेक्टली। वेदरिंग एजेंट बच्चे इसके अंदर होता है ग्रेविटी। वेदरिंग एजेंट इसका क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल की वजह से। एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना लीजिएगा हल्का सा, ताकि आपको क्लियर रहे कि ग्रेविटी की वजह से कैसे हुआ है। तो कोलोवियल सॉइल वेदरिंग एजेंट इसका है ग्रेविटी, वेदरिंग एजेंट ग्रेविटी। जो माउंटेन्स वैलीज होते हैं उसके बॉटम पे पाया जाता है, ये सॉइल जो पाई जाती है माउंटेन्स वैलीज की बॉटम पे, ठीक है। इसको टेलस सॉइल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सॉइल टेलस। इट इज एक का मतलब होता है बच्चे ऑल्सो नोन एज टेलस। मैं एब्रीवेशन यूज करता हूं तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आप आगे भी आप भी एब्रीवेशन यूज कर लीजिएगा। तो ए का मतलब होता है बच्चे ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज टेलस, इसको टेलस भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेलस सोइल बताओ या कोलुवियल सोइल, एक ही मतलब है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेलस, कोलुवियल सोइल, टेलस। चलो तो मैंने आपको छह सोइल आपको बता दिए, सिक्स टाइप्स ऑफ सोइल आई डिस्कस। तो यहाँ पर आप दो या तीन सोइल बचती है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी कवर कर सकते हैं, लेकिन टाइम देख लेते हैं बच्चे एक बारी। और मेरे को ये बता दो कि हम सही स्पीड में चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, या सर फास्ट चल रहे हैं, इतना मेरे को बता दो, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंगली फिर अपने आप को एडजस्ट करेंगे। हम स्लो चल रहे हैं सर, नॉर्मल है, या सर फास्ट है, स्लो, नॉर्मल, फास्ट, मेरे को बता दीजिएगा बच्चे। हम स्लो चल रहे हैं या नॉर्मल है या हम फास्ट चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है, सही है बस, ठीक है ठीक है।
बस ये मैं सुनना चाह रहा था कि हो पता लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आपको समझना है तो वो गलत हो जाएगा। मेरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है सिलेबस खत्म करना नहीं है, आपको समझाना है, तो आपको समझ आनी चाहिए चीजें। सिलेबस खत्म होने में चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, नो मैटर। चलो, 6 7 टाइप। तो अभी टाइम है हमारे पास 10 15 मिनट, तो अभी हम कर सकते हैं। 7th टाइप की जो सोइल हमारे पास है, वैसे 6:22 हो गए, तो चलो ठीक है, आपकी तो 7 बजे क्लास है ना, एक सोइल और कर लेते हैं। नेक्स्ट जो सोइल है बच्चे, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल सोइल, वही लाइन मार के आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लेशियल। एक लास्ट सोइल कर लेते हैं, उसके बाद कल कर लेंगे। ग्लेशियल। ग्लेशियल ग्लेशियर्स की वजह से, ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू फ्लोइंग आइस। आइस मेल्ट हो गई है, आइस मेल्ट हो गई है, मेल्ट होने के बाद चली जा रही है, आइस मेल्ट होने के बाद चली जा रही है, कहीं जाके वहां पे एक जगह पे रुक गई है। मेल्ट होने के बाद चली जा रही है, या आइस फ्लो हो रही है, आप ऐसा बोल सकते हैं, एक जगह पे जाके रुक गई है। वहां अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को भी लेकर गई है। वहां पर जब रुक गई है तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, मेल्ट हुआ, मेल्ट हुआ, जो पार्टिकल्स थे सस्पेंशन में थे वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर जो आपको सोइल मिली, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल सोइल, बेसिकली आइस की वजह से, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू फ्लोइंग आइस। तो ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू फ्लोइंग आइस, तो इसमें एक ही पॉइंट लिख लेंगे, ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू फ्लोइंग आइस। ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू फ्लोइंग आइस। तो फ्लोइंग आइस, आइस की वजह से जो आपको सोइल मिल रही है, इसको हम बोलते हैं, जनरली इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज जनरल टर्म यूज फॉर इट। ड्रिफ्ट इज जनरल टर्म, ड्रिफ्ट इज जनरल टर्म यूज फॉर इट, जनरल टर्म यूज फॉर इट। ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब जैसे कोलोवियल सोइल को टेलिस बोला था, ग्लेशियल सोइल को ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं। ड्रिफ्ट इज जनरल टर्म यूज फॉर इट। ठीक है। चलो, बाकी कल करेंगे बच्चे, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट किसी को? हमने जितना भी डिस्कशन किए हैं आज की क्लास में स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक देख लीजिए बच्चे, किसी को कोई डाउट, अपने नोट्स आप देख लीजिएगा एक बारी, कोई पॉइंट, कोई मेरे को बताना हो, कोई चीज समझानी हो। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं ना आपको, कितने क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं, एक तो 7 क्वेश्चन, इसमें से दो दो पॉइंट लिखवाए, 14 क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बना लो, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से हो गए, ठीक है बच्चे। उसके बाद 15 क्वेश्चन यहाँ पे होने के बाद यहाँ पर आइएगा, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, तो 16 और 17, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 17, 2 क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, रेजिडुअल सोइल, ट्रांसपोर्टेड सोइल, 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल जोड़ लीजिएगा दो, 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन हो गया, एक प्रोसेस का नाम, 22 स्टेप्स के नाम, 23 क्वेश्चन। ठीक है, तो 23 24 क्वेश्चन, हम फादर ऑफ सोइल मैकेनिक्स 24 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है 25 क्वेश्चन के आसपास हमारी आज की 1.5 आवर की क्लास में हमने कवर कर लिया है। तो अब ये आपको समझ भी आ गए हैं, और मेरे को श्योरिटी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। लेकिन रिवीजन बच्चे सबको करनी होती है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट जब आप कल आएंगे क्लास में तब पढ़ कर आएंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हमारे माइंड में एक टाइम रहता है, फिर हम भूल भी जाते हैं, तो इसलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब जल्दी जल्दी से पढ़कर आएंगे सब क्लास में आने से पहले। ओके फ्रेंड्स, सो फिर मैं मिलता हूँ आपसे कल, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे।